किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच के स्पेस में जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह लगता है या कब लगता है, इसके बारे में देखना है। यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली ऑक्युपाइंग द कैपेसिटर गैप बिटवीन द प्लेट्स, यानी फोर्स experienced by dielectric slab occupying a space between the capacitor plates, between the capacitor plates। यानी एक कोई कैपेसिटर है, उसके दो प्लेट होते हैं, कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट। उसके बीच के स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें, पार्शियली ऑक्युपाई करें या टोटली कंप्लीटली, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है या नहीं, एक बात, और यदि लगता है तो किस डायरेक्शन में, ये दो बात जानना है। तो सबसे पहला केस देखते हैं। जब कैपेसिटर has been kept connected with constant voltage source, constant voltage source। जब कैपेसिटर को हम एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट रखते हैं, यानी बैटरी से कनेक्टेड है कैपेसिटर, कैपेसिटर हैज बीन केप्ट कनेक्टेड विद द सेल, और तब ये दो प्लेट देखिए, ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं और ये बीच का स्पेस है जिसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली ऑक्युपाई करेगा। इस कैपेसिटर टर्मिनल को कंटिन्यूसली हम कनेक्ट रखते हैं एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। ये की क्लोज है। तो ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव और टर्मिनल हुआ, नीचे निगेटिव टर्मिनल, और इस स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑक्युपाई कर रहा है, देखिए। और वो दाएं तरफ बाहर निकला हुआ है और इतना स्पेस खाली। ये पॉइंट ले लिए ओ, ये स्पेस है जिसमें एयर है या वैक्यूम है, और बाकी जो स्पेस है इधर इतना में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑक्युपाई कर रहा है। पॉइंट ओ से हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लोकेट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहाँ है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक्स डायरेक्शन राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ है, और जब एक्स डिस्टेंस उसमें एयर है तो बाकी कितना डिस्टेंस, तो प्लेट का लंबाई माने हैं एल, तो बाकी डिस्टेंस हो गया एल माइनस एक्स, जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑक्युपाई कर रहा है। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ओ को रेफरेंस माने तो पोजीशन वेक्टर एक्स है, और एक स्पेस है ये जिसकी कैपेसिटी C1, और ये स्पेस है जिसकी कैपेसिटी C2। C1 स्पेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है, और उसका C2 स्पेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। दोनों स्पेस का पॉजिटिव टर्मिनल इकट्ठे है, दोनों स्पेस का निगेटिव टर्मिनल नीचे है, और इस समय डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर खींचें या अंदर ले जाएं पार्शियली या थोड़ा भी, तो उसमें वर्क होता है। तो इस सर्किट का एनर्जी इक्वेशन क्यों वर्क होता है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाहर जाएगा तो कैपेसिटी घटेगी, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और कैपेसिटी घटेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और कैपेसिटी घटेगी तो चार्ज भी घटेगा।
और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब अंदर लाएंगे तो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, तो चार्ज भी बढ़ेगा। तो इसका एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं। एनर्जी इक्वेशन ये हो गया, यू सप्लाइड बाय द बैटरी और द ईएमएफ सेल। यानी इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाहर खींचेंगे या अंदर इंसर्ट करेंगे, उसमें जो कैपेसिटी में चेंज आएगा, उस पीरियड में जो वर्क होगा, उसमें वर्क कहाँ, सेल पर, उसके कारण जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन या सप्लाई होगा, उस एनर्जी को लिखे डी यू सप्लाइड। और ये एनर्जी लॉस गेन कहाँ चेंज लाएगा, तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सकती है। और कहाँ होगा, तो वर्क होगा। किस बात में वर्क होगा, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो फोर्स है उसके अगेंस्ट जब हम बाहर खींचेंगे तो वर्क होगा, या अंदर पुश करेंगे तो वर्क होगा, तो वो वर्क होगा। तो ये एक इक्वेशन हुआ। हम लोग प्रूव किए थे कि किसी भी कैपेसिटर सर्किट में वर्क डन एट द सोर्स का आधा पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बराबर होता है। यानी डी सिंस डी यू कैपेसिटर बराबर होता है हाफ ऑफ डी यू एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स बाय द ईएमएफ सेल। ये हम लोग प्रूव भी किए थे, नहीं किए तो कर लेंगे। इसलिए इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड धरेंगे। इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट साइड में इक्वेटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2 डी यू कैपेसिटर, और राइट साइड में है डी यू कैपेसिटर। अब प्लस वर्क डन इन पुलिंग आउट और पुशिंग इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब बाएं बाएं कैंसिल, देखिए अब वर्क बराबर हो रहा है कितना के, तो वर्क डन बराबर हो गया डी यू कैपेसिटर, और वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी एक्स, डी एक्स इज एक्स। तो इसलिए फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बराबर हो गया प्लस डी यू कैपेसिटर डिवाइडेड बाई डी एक्स। और x का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव हो तो dx का भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ जो डायग्राम बन रहा है उसके हिसाब से x किधर है, राइट की तरफ। x को लोकेट, थोड़ी सी गलती, यहाँ जो डायग्राम बन रहा ठीक है, राइट है, यहाँ x का डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो लोकेशन हो रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का O से दाएं तरफ। तो इसको वोल्टेज से कनेक्टेड है सोर्स से, तो अगर कांस्टेंट ईएमएफ सोर्स से कनेक्टेड है तब के केस में इस पर लगने वाले, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन यही होगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन, ये फार्मूला तब वैलिड है जब पोटेंशियल कांस्टेंट रखा जाता है। यानी किसी भी डाइलेक्ट्रिक किसी भी कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट हो, सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, या किसी में भी, when dielectric material partially occupy the capacitor filled space and capacitor has been kept connected with the constant voltage source, तो उस समय उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर फोर्स का फॉर्मूला हुआ F बराबर प्लस, माइनस नहीं, प्लस डी यू डी एक्स, जहाँ डी यू इज द चेंज इन potential energy of the capacitor and dx is the corresponding change in position of dielectric slab, जिससे हम बाहर खींचे या अंदर। ये जनरल फार्मूला फिक्स है तब के लिए जब पोटेंशियल कांस्टेंट है, और जब चार्ज करके हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल ना होकर चार्ज कांस्टेंट होगा, उसके लिए अलग केस देखना पड़ेगा। अभी वाले केस में यही होगा, F बराबर प्लस, माइनस नहीं प्लस, आपके सामने में। अब इस फार्मूला के आधार पर इस सर्किट में इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर हम लोग फोर्स निकालेंगे कि इस पर फोर्स किधर लगता होगा और फोर्स कितना लगता होगा। ठीक है, तो ये देखिए इक्वेशन, इसको मिटाना होगा। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है दोनों प्लेट के बीच में, उस पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले इस कैपेसिटर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालें, और फिर इस फार्मूला का यूज़ करके हम फोर्स निकाल सकते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले कैपेसिटी निकालना होगा, पोटेंशियल तो भी है। कैपेसिटी C1 का, तो देखिए प्लेट एरिया जो है, प्लेट एरिया सरफेस एरिया जिस पर चार्ज होल्ड करता A है, और लेंथ जो है वह प्लेट का L है, तो प्लेट एरिया पर यूनिट लेंथ होगा A/L। इस हिसाब से C1 पार्ट की कैपेसिटी बराबर होगी, उसमें डायलेक्ट्रिक नहीं है, एप्सिलॉन नॉट A/L मल्टीप्लाइड बाई x। x वो लेंथ है जो C1 रीजन में है, जो डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, और इसलिए A/L एरिया पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ x लेंथ से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाई सेपरेशन d। ये सेपरेशन दोनों रीजन के लिए सेम है, और इसको और आगे बढ़ाए तो एप्सिलॉन नॉट A/L इंटू डी। ये हुआ कैपेसिटी C1 रीजन का। अब C2 रीजन की कैपेसिटी देखते हैं, तो C2 रीजन की कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई L, और ये गैप जो है देखिए यहाँ ठीक समझ रहे हैं कि नहीं, इतना क्षेत्र जो है जिसमें डाइलेक्ट्रिक है उसकी लंबाई L-x है, और जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है उसकी लंबाई स्पेस जो है x है, दोनों में अंतर। तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी L-x डिवाइडेड बाई d, यानी एप्सिलॉन नॉट A/L/d, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके अंदर इसलिए k से मल्टीप्लाई कर दिए, तो k एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होगा L-x, ठीक है। यानी इस कैपेसिटर में जो स्पेस में डाइलेक्ट्रिक नहीं है उसकी कैपेसिटी, और जिस स्पेस में डाइलेक्ट्रिक है उसकी कैपेसिटी, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल इकट्ठे है और दोनों का निगेटिव टर्मिनल इकट्ठे है, इसलिए दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उन्हीं का हम इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं। ये C1 हो गया इस स्पेस की कैपेसिटी, और C2 हो गया जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ उसकी कैपेसिटी। अब उनको पैरेलल कंबाइन करने वाले हैं। A/L जो है वो एरिया पर यूनिट साइड लेंथ है, तो यूनिट लेंथ का एरिया दिया हुआ है, x लंबाई में कितना एरिया पड़ता होगा, A/L गुना x। अब इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लें तो C इक्विवेलेंट बराबर होगा C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 में जोड़िए और देखिए कॉमन क्या है, बाहर लीजिए। C1 प्लस C2 में जोड़िए और कॉमन क्या है देखिए बाहर लीजिए, C1 प्लस C2 में पहले जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन नॉट A/L/d और KL माइनस KX प्लस x, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बराबर हो जाएगी। इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ रही है C इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट A/L/d और यहाँ KL प्लस, या माइनस कर दें, यहाँ माइनस K-1 मल्टीप्लाइड बाई x। और इस स्पेस को आप ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं इस फॉर्मूला का डेरिवेशन, कि यहाँ जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया गया है उसकी टोटल एरिया A है। जैसे मान लो ये डायग्राम देख लो, अब इसमें से इतना क्षेत्र होता, इतना क्षेत्र, ये इसकी कैपेसिटी C1, तो कैसे निकालते, तो पूरे लंबाई L लंबाई का एरिया A, तो x लंबाई का एरिया कितना, तो L लंबाई जो है उसका एरिया A है, कैपिटल A, तो x लंबाई का एरिया कितना, तो उसी से हम लोग C1 का मैं एरिया इसके सामने प्लेट एरिया निकाल दिए, A डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई x। और ये वाला जो क्षेत्र है इसका एरिया कितना, तो इसको हम लोग फिर उसी तरह A/L और L-x, हाँ इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है इसलिए इसकी कैपेसिटी लिखते समय हम लोग लिखेंगे K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/L L-x डिवाइडेड बाई d, यही रिपीट किए।
और तब दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिए तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ऑक्युपाइड स्पेस और जो खाली स्पेस है सबको मिलाकर कैपेसिटी का ये फार्मूला आया, देखिए। और अभी बैटरी से कनेक्टेड है कैपेसिटर, इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर फोर्स के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, सोर्स से कनेक्टेड है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, और आपके सामने सी इक्विवेलेंट है तो एप्सिलॉन नॉट ए 2LD वी नॉट का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर KL माइनस K-1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये इस पोटेंशियल एनर्जी की इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। ये तब का केस है जब बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इस समय अब फोर्स निकालने वाले हैं। फोर्स बराबर होगा किस पर? डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर, प्लस dx ऑफ u। अब इसको आप साफ देख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ए वी नॉट 2LD कांस्टेंट है और ये हुआ 0 माइनस K-1 और x पर पावर, तो x का डिफरेंशियल 1। तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया माइनस साइन के साथ, ध्यान दीजिए माइनस साइन आया है। फोर्स ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट स्क्वायर K-1 2LD विथ निगेटिव साइन। देखिए ठीक से, अब निगेटिव साइन का क्या मतलब निकला? एक तो मतलब निकल रहा है कि फोर्स x पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली ऑक्युपाई करे, आधा भर दे, एक चौथाई भर दे, हर समय फोर्स सेम रहता है। और फोर्स में आई माइनस साइन दिख रहा है, तो माइनस साइन का अर्थ ये निकला कि आप x का प्लस किधर लिए थे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लोकेट करने के लिए, पोजीशन देने के लिए x किधर लिए थे? राइट की तरफ। तो dx किधर होगा? राइट की तरफ। तो फोर्स किधर है? माइनस, यानी dx के अपोजिट। यानी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ये भी कि अंदर की तरफ। अब आपके सोच सकते हैं कि सर राइट खींचे हैं तो लेफ्ट लग रहा है, हो सकता है लेफ्ट बाहर करें तो भी लेफ्ट लगे। तो हम प्रूव कर सकते हैं अभी कि लेफ्ट जब खींचेंगे तो राइट की तरफ फोर्स रहेगा। यानी दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट, एक्स नहीं है इसमें, देखिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब आधा को पाई कर रहा है, एक्स का वैल्यू L/2 है, L/4 है, L/3, उससे कोई मतलब नहीं। इफ इट ऑक्युपाई द स्पेस पार्शियली इट एक्सपीरियंस फोर्स एंड फोर्स इज ऑलवेज इनवर्डली। अभी के केस में द फोर्स इज लेफ्ट एंड फोर्स इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। फोर्स डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन हुआ। ये वो केस है जब कैपेसिटर प्लेट्स कनेक्टेड है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से। अब इसी में एक केस बदल के देखते हैं, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को राइट की तरफ पुल आउट ना करके लेफ्ट की तरफ पुल आउट करें, और तब देखें कि फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आता है। ठीक है, अभी तो दिखाई दे रहा है फोर्स इज लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड मतलब इनवर्ड है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुल आउट किए हैं राइट की तरफ, तो फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ। अब डायग्राम में चेंज लाते हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेफ्ट की तरफ पुल आउट करेंगे और तब देखेंगे फोर्स किधर लग रहा है। तो यहीं पर वही डायग्राम फिर से बना रहे हैं, आपको अलग बनाना चाहिए फिर से। ये कैपेसिटर प्लेट है और इसमें हम लोग इस डायग्राम को देखें अगर, तो पुल आउट किधर हुआ था? राइट, तो फोर्स लगा था लेफ्ट। अब हम पुल आउट करते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट में फोर्स किधर लगता है? और रेफरेंस ओरिजिन वही रखते हैं, लेफ्ट पॉइंट ओ। अब देखिए ये क्षेत्र है जिसमें डाइलेक्ट्रिक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है x, जिसमें डाइलेक्ट्रिक है। और ये क्षेत्र है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, L-x, और x का राइट वर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। और यहाँ बैटरी कनेक्टेड है जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है।
and has been kept connected continuously. तो अब कैपेसिटी इस स्पेस की C1 और इस स्पेस की C2, और हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाईं तरफ खींचें, बाईं तरफ, पहले दाईं तरफ खींचे थे तो फोर्स लगा था बाईं तरफ, अब फोर्स बाईं तरफ खींचे हैं, देखते हैं फोर्स किधर लगता है। तो फोर्स किधर लगता है, तो इसके लिए कैपेसिटी C1 की, C1 वो एरिया है जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई X एंड डिवाइडेड बाई D, यानी इसकी कैपेसिटी हो गई K एप्सिलॉन नॉट A L D मल्टीप्लाइड बाई X। और C2 कौन सा क्षेत्र है जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है उसकी कैपेसिटी हो गई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई L और L माइनस X D, तो इसकी कैपेसिटी हो गई एप्सिलॉन नॉट A L माइनस X L D, ये हो गया C2, और ऊपर वाला हो गया C1, तो ये एरिया हो गया C1, ये एरिया हो गया C2। तो C2 की कैपेसिटी या और C1 की यहाँ, और दोनों पैरेलल में है, क्यों? क्योंकि दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल इकट्ठे है और नेगेटिव टर्मिनल भी एक जगह है। तो उनका C इक्विवेलेंट निकालें, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लें और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ C इक्विवेलेंट V नॉट का स्क्वायर, और C इक्विवेलेंट बराबर होगा C1 प्लस C2, जोड़िए, इसमें एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई LD कॉमन, और बाकी L प्लस K माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई X। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट A V नॉट स्क्वायर 2LD और ब्रैकेट में L प्लस K माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई X। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया उस समय जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाईं तरफ पुल आउट किए थे, और अभी दाईं तरफ पुल आउट किए थे तो फोर्स बाईं लगा था, अब बाईं तरफ पुल आउट करें तो फोर्स किधर लगता है देखते हैं, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो फोर्स निकालने के लिए F प्लस DU dx। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A V नॉट का स्क्वायर K माइनस 1। देखिए फोर्स का एक्सप्रेशन सेम आया मगर पॉजिटिव साइन आ रहा है, पिछले वाले केस में फोर्स का एक्सप्रेशन निगेटिव आया था, आप चेक कर सकते हैं। तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा था, क्योंकि x का प्लस है राइट तो फोर्स है लेफ्ट, और अभी वाले केस में देखिए कि फोर्स किधर है, माइनस नहीं प्लस है, तो इसका x का लोकेशन पॉजिटिव किधर है, दाएं तरफ, तो dx किधर होगा, दाएं तरफ, तो फोर्स किधर होगा, दाएं तरफ, यानी फोर्स किधर होगा, अंदर की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑक्युपाई द कैपेसिटर गैप पार्शियली इट एक्सपीरियंस फोर्स इनवर्डली, ऑलवेज इनवर्डली। इसको पुल आउट कर दें राइट में तो फोर्स लगा लेफ्ट में, इसको पुल आउट किए लेफ्ट में तो फोर्स लगा राइट में, इट ऑलवेज एक्ट्स इनवर्डली। ये वो केस था जिसमें, और तो ये लैंग्वेज में लिख देते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑक्युपाइंग द कैपेसिटर स्पेस पार्शियली is always inwardly if the voltage or when the potential has been kept constant by connecting the capacitor with constant voltage source। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब किसी कैपेसिटर गैप को ऑक्युपाई करता है तो उस पर फोर्स हमेशा इनवर्डली एक्ट करता है, जब भी ऑक्युपाई करता है तो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इनवर्डली। ये बात समझ में आई? तो इसको लिख दें, ये वो केस हम लोग पढ़े हैं जिसमें कैपेसिटर हैज़ बीन केप्ट कनेक्टेड विद द कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, फोर्स इज कांस्टेंट, ये भी बात बड़ी है, एक्स पर नहीं डिपेंड करता, एंड ऑलवेज एक्ट्स, ऑलवेज, चाहे हम इधर पुल आउट करें या उधर, ऑलवेज एक्ट्स इनवर्डली, inwardly, and when dielectric slab occupy the capacitor gap partially it experiences force inwardly, and when in the case when the
capacitor has been continuously kept connected with the constant voltage source. ठीक है.